हेलो साथियों, तो यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ के लिए जो है आज मैं आप सभी को यहाँ पर फिर से जो है 100 प्लस टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो सॉल्व कराने वाला हूँ। लेकिन आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर इन तीनों यूनिट के मैंने जो है 4 लेक्चर आप सभी को प्रोवाइड किए हैं और आज मैं यहाँ पर आपको जो है अगली 2 यूनिट है यानी कि जो आपकी 4th और 5 यूनिट है इसका यहाँ पर जो है 100 एमसीक्यू कराने वाला हूँ। तो आज की क्लास में जो है यहाँ पर इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं और कल इसी की एक क्लास और होगी जिसमें टोटल हार्ड लेवल के क्वेश्चन जो है वो लिए जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना आप सभी को। मैंने आप सभी को बोल दिया कि ये जो आपको दिया गया है यहाँ पर 1 डे रिवीजन बूस्टर बैच, इसको जितना भी हो सके एग्जाम से पहले पहले रिवाइज कर लीजिए सभी लोग। साथ ही साथ यहाँ पर इसको वैसे अब मैं बात करूं तो यहाँ पर मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है 1 डे रिवीजन बूस्टर बैंक में। जो टॉपिक आपके इसमें दिए गए थे शॉर्ट नोट्स में वो सारे इसमें ऐड है। तो अगर आप इसको अभी नहीं रिवाइज करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको इस नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है और फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए जो 2500 प्लस एमसीक्यू दिए गए इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है और साथ ही साथ फॉर्मूला आप लोग रिवाइज करते रहिए डेली, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो भी स्टूडेंट जो ये क्लास हो रही है उसके लिए आप लोग ये टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसकी पीडीएफ जो है मैं डेली इसी पर शाम को या फिर अगले दिन जो है वो भेज देता हूँ, ठीक है। बाकी ऐप आप सभी लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर यूपी जीके के फ्री जो है आपको 1000 एमसीक्यू मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर जो है कह रहा है कि सूचकांक संख्या का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मैंने बताया कि आज के यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो इजी टू मॉडरेट है, तो इजी भी मिलेंगे मॉडरेट भी मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा था कि सूचकांक संख्या का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सूचकांक है इसका मुख्य उद्देश्य होता है समय या स्थान के अनुसार सापेक्ष परिवर्तन को मापना। क्या होता है कि ये जो है समय या स्थान के अनुसार जो है सापेक्ष परिवर्तन को मापता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आधार वर्ष के सूचकांक को सामान्यतः किस मूलांक पर रखा जाता है। तो आप सभी को मैंने बताया कि आधार वर्ष जो है आपका ये एक सामान्य वर्ष होना चाहिए और इसका मान जो है हमेशा 100 लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 100 लिया जाता है। अगला कह रहा है यहाँ पर कि एक उपयुक्त आधार वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए। जो उपयुक्त आधार वर्ष होता है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो वो सामान्य वर्ष होना चाहिए, मैंने आपको बता रखा है, और साथ ही साथ असाधारण घटनाओं से मुक्त होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बाढ़, आंधी, तूफान, इन सभी घटनाओं से जो है आधार वर्ष में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर वो सामान्य वर्ष होना चाहिए और साथ ही साथ जो है असाधारण घटनाओं से मुक्त होना चाहिए। अगला कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य सापेक्ष यानी कि प्राइस रिलेटिव किस सूत्र से जो है वो निकाला जाता है। तो याद रखिएगा आपको प्राइस रिलेटिव अगर निकालना है तो इसके लिए सीधे सीधे आप P1 बटे P0 गुणे 100 इस सूत्र का यूज किया जाता है प्राइस रिलेटिव यानी कि मूल्य सापेक्ष ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो P1 बटे P0 गुणे 100 ये आपको दिया गया है यहाँ पर विकल्प नंबर बी में, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि सरल समग्र मूल्य सूचकांक का सूत्र कौन सा है। तो जब आपसे सरल समग्र मूल्य सूचकांक पूछा जाएगा तो याद रखिएगा इसका सूत्र होता है समेशन P1 बटे में हो जाएगा समेशन P0 गुणे 100। तो ये यहाँ पर जो है आपका मान आ जाएगा सरल समग्र मूल्य सूचकांक का, यानी कि यहाँ पर आपको विकल्प नंबर बी में दिया गया है P1 बटे में हो जाएगा समेशन P0 और गुणे में हो जाएगा 100। अगला देखिए अगला कह रहा है कि मूल्य सापेक्षों के सरल अंकगणितीय माध्य की विधि में सूचकांक कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि सापेक्ष सरल अंकगणितीय माध्य होता है इसकी विधि में सूचकांक कैसे निकाला जाता है। तो सूचकांक जो है वो कैसे निकालते हैं। तो याद रखिएगा कि मूल्य सापेक्षों का अंकगणितीय माध्य लेकर, जो मूल्य सापेक्ष होता है इनका हम लोग यहाँ पर अंकगणितीय माध्य लेकर जो है वो सूचकांक निकालते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि भारित सूचकांक में भार देने का मुख्य कारण क्या होता है। तो यहाँ पर जो है वस्तुओं के सापेक्ष महत्व को दर्शाने के लिए, मतलब जिस वस्तु का जितना ज्यादा महत्व होगा उसको उसी के अनुसार भार दिया जाएगा, ठीक है। तो भार देने का मुख्य कारण क्या होता है कि वस्तुओं के सापेक्ष महत्व को दर्शाने के लिए, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि लेशपेयर मूल्य सूचकांक में किस अवधि की मात्राएं भार के रूप में प्रयुक्त होती हैं। तो यहाँ पर जो लेशपेयर मूल्य सूचकांक होता है इसमें याद रखिएगा भार के रूप में जो है आधार वर्ष की मात्रा का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? आधार वर्ष की मात्रा का यूज जो है वो लेशपेयर मूल्य सूचकांक में करते हैं। पाश्चे में जो है आपका यहाँ पर किसका किया जाता है? वर्तमान मूल्य का किया जाता है, ठीक है।
इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, पाश्चे मूल्य सूचकांक में किस अवधि की मात्राएं जो है वो भार में होती हैं। तो पाश्चे की जब बात होगी तो याद रखिएगा इसमें जो है वो वर्तमान अवधि की मात्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेशपियर में क्या बताया था मैंने कि आधार अवधि की मात्रा यूज होती है, और यहाँ पर पाश्चे में जो है वर्तमान अवधि की मात्राएं जो है वो यूज की जाती हैं। अगला कह रहा है कि फिशर का आदर्श मूल्य सूचकांक कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो फिशर का यहाँ पर आदर्श मूल्य सूचकांक होता है ये लेशपियर और पाश्चे का गुणोत्तर माध्य होता है। क्या होता है? लेशपियर और पाश्चे का गुणोत्तर माध्य होता है। तो जो विकल्प नंबर डी दिया गया है कि लेशपियर और पाश्चे सूचकांकों के गुणोत्तर माध्य से जो है यहाँ पर फिशर का आदर्श मूल्य सूचकांक जो है वो प्राप्त किया जाता है। अगला यहाँ पर देखिए, अगला कह रहा है कि फिशर सूचकांक को आदर्श कहने का मुख्य कारण क्या है। तो इसको आदर्श क्यों बोला जाता है? तो अगर मैं बात करूं तो ये जो है आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट और साथ ही साथ जो है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इन दोनों को जो है संतुष्ट करता है। इसको भी संतुष्ट करता है, इसको भी संतुष्ट करता है, इसलिए यहाँ पर इसको आदर्श माना जाता है। तो इसीलिए ध्यान दीजिए विकल्प नंबर बी में बताया गया है कि यह समय उत्क्रमण और गुणक उत्क्रमण दोनों परीक्षण जो है यहाँ पर संतुष्ट करता है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि अनुपात रूप में समय उत्क्रमण परीक्षण यानी कि टाइम रिवर्सल टेस्ट की शर्त क्या होती है। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट की शर्त होती है P01 इंटू P10 बराबर 1 यहाँ पर। तो ये जो है टाइम रिवर्सल टेस्ट की जो है यहाँ पर शर्त होती है। इसके बाद अनुपात रूप में गुणक उत्क्रमण परीक्षण यानी कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। मूल्य और मात्रा सूचकांकों का गुणनफल जो है वो किसके बराबर होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है, P01 इंटू Q01 और बराबर में होता है V01। ये आपका होता है मूल्य, ये होता है आपका मात्रा सूचकांक, और इसको बोलते हैं वैल्यू इंडेक्स। क्या बोलते हैं? वैल्यू इंडेक्स। तो यहाँ पर याद रखिएगा वैल्यू इंडेक्स यानी कि विकल्प नंबर डी जो दिया गया आपका कुल मूल्य सूचकांक के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है आपका P01 Q01 यानी कि मूल्य और मात्रा सूचकांकों का जो गुणनफल होता है वो आपका वैल्यू इंडेक्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वैल्यू इंडेक्स के बराबर होता है। अगला कह रहा है कि मार्शल एजवर्थ मूल्य सूचकांक में कौन सा भार प्रयुक्त होता है। तो मार्शल एजवर्थ की बात होगी तो यहाँ पर याद रखिएगा Q0 प्लस Q1 यानी कि यहाँ पर आधार वर्ष की मात्रा और यहाँ पर करंट ईयर की मात्रा, इन दोनों का योग यूज किया जाता है। कहीं कहीं पर ये ऐसा भी मिल जाएगा Q0 प्लस Q1 बटे 2, तब भी याद रखिएगा, ठीक है, कि सही होगा कि मार्शल एजवर्थ में जो है यहाँ पर आधार वर्ष और करंट वर्ष इन दोनों की मात्राओं का जो है वो समांतर माध्य यूज होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है यहाँ पर डॉर्बिस बाउले, ठीक है, मूल्य सूचकांक किसका अंकगणितीय माध्य होता है। तो यहाँ पर जो बाउले का, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो बाउले का जो मूल्य सूचकांक होता है वो लेशपियर और पाश्चे का यहाँ पर क्या होता है, समांतर माध्य होता है। तो लेशपियर और पाश्चे का जो है समांतर माध्य यानी कि अंकगणितीय माध्य होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला, अगला यहाँ पर जो दिया गया कह रहा है कि वॉल्स मूल्य सूचकांक में भार किस रूप में दिया जाता है। तो वॉल्स मूल्य सूचकांक में जो भार होता है वो जो विकल्प नंबर डी में दिया गया है यानी कि आपका Q0 और Q1 यानी कि आधार वर्ष की मात्रा और यहाँ पर करंट ईयर की मात्रा, इन दोनों का जो है यहाँ पर गुणोत्तर माध्य यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि स्थिर आधार सूचकांकों में प्रत्येक वर्ष की तुलना किससे की जाती है। यहां पर देखिए किसकी बात हुई है, स्थिर आधार वर्ष, जिसे हम लोग FBI बोलते हैं, ठीक है, फिक्स्ड बेस ईयर इंडेक्स। तो इसमें जो है जो आपका आधार वर्ष होता है वो एक स्थिर आधार वर्ष होता है। यहाँ पर जो है इसमें एक निश्चित वर्ष लिया जाता है, उससे ही हमेशा आधार वर्ष माना जाता है, ठीक है। और ठीक पिछले वर्ष का किस में लिया जाता है, तो वो आपका लिया जाता है CBI में यानी कि चेन बेस ईयर इंडेक्स में लिया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला देखिए कह रहा है कि लिंक रिलेटिव का सूत्र क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिंक रिलेटिव के सूत्र की बात करूं तो लिंक रिलेटिव का सूत्र होता है, याद रखिएगा, P1 बटे P0 गुणे 100। ये जो है आपका लिंक रिलेटिव का सूत्र होता है। तो P1 क्या होता है, P1 यहाँ पर वर्तमान वर्ष का मूल्य होता है और P0 क्या होता है, पिछले वर्ष का मूल्य होता है, ठीक है। पिछला वर्ष बोल सकते हैं या फिर आप आधार वर्ष बोल सकते हैं, ठीक है। और गुणे में क्या होता है 100। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर जो आपका C दिया गया है ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिंक रिलेटिव होता है और जब लिंक रिलेटिव ज्ञात हो जाता है तो इसी के आधार पर हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, CBI।
अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि श्रृंखला सूचकांक बनाने के लिए नए लिंक सापेक्ष को पिछले श्रृंखला सूचकांक में कैसे जोड़ा जाता है। तो ध्यान दीजिए क्या बोला गया है कि नए लिंक सापेक्ष को जो है पिछले श्रृंखला सूचकांक में कैसे जोड़ा जाता है, किसके लिए, श्रृंखला सूचकांक बनाने के लिए। यानी कि अभी मैंने बताया था आपको कि सीबीआई बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहां पर जो है करंट ईयर का जो है लिंक रिलेटिव यूज करना है। क्या यूज करना है, करंट ईयर का लिंक रिलेटिव। इसके अलावा प्रीवियस ईयर का जो है सीबीआई, समझ लीजिएगा, ठीक है। इसे मैं हिंदी में लिख रहा हूं यहाँ पर लिंक रिलेटिव, यानी कि यहाँ पर लिंक रिलेटिव की बात हो रही है, लिंक सापेक्ष की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपका नया वाला यूज होगा, यानी कि करंट ईयर का, मैं CY लिख देता हूं तो ये समझ लीजिएगा। करंट ईयर का लिंक रिलेटिव यूज करेंगे और प्रीवियस ईयर का सीबीआई यूज करेंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या किया जाता है, 100 से यहाँ पर जो है इसको भाग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बोला गया था कि नए लिंक सापेक्ष को पिछले श्रृंखला सूचकांक यानी कि सीबीआई के साथ कैसे जोड़ा जाता है। तो इन दोनों को जोड़ करके क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो वही लिखा गया है कि दोनों का गुणन करके 100 से भाग किया जाता है। सॉरी, यहाँ पर ध्यान दीजिए मैंने जोड़ दिया है, ये जोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को गुणा करना है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इतना हो जाएगा, करंट ईयर का लिंक रिलेटिव और प्रीवियस ईयर का सीबीआई बटे में कितना होता है, 100। सीबीआई का मतलब होता है चेन बेस ईयर इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पर श्रृंखला आधारवर्ष सूचकांक की बात हो रही है, ठीक है। तो ये याद रखेगा, यहाँ पर इन दोनों का गुणा करके क्या किया जाता है, 100 से भाग किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि पुराने आधार वर्ष से नए आधार वर्ष पर सूचकांक बदलने का सूत्र क्या होता है। अगर आपको यहाँ पर पुराने आधार से नए आधार पर सूचकांक बदलना है तो इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र दिया गया विकल्प नंबर ए में। यानी कि क्या होता है आपका ओल्ड करंट इंडेक्स, मतलब पुराना वर्तमान सूचकांक, और बटे में आपका होता है नए आधार वर्ष का पुराना सूचकांक और गुणे में होता है 100। तो ये जो है यहाँ पर आधार वर्ष के लिए यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है बेस शिफ्टिंग के लिए ये फार्मूला आपका यूज किया जाता है। अगला कह रहा है कि दो अलग आधार वाली सूचकांक श्रृंखलाओं को एक सतत श्रृंखला में जोड़ना क्या कहलाता है। तो अगर यहाँ पर अलग आधार वाली सूचकांक श्रृंखलाएं हैं, उनको एक साथ जोड़ा जाएगा तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्प्लाइसिंग, इससे बोला जाता है स्प्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि मौद्रिक मूल्य से वास्तविक मूल्य प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यहाँ पर मौद्रिक मूल्य से वास्तविक मूल्य प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसे अपस्फीति बोलते हैं, यानी कि डिफ्लेशन बोला जाता है, ये याद रखिएगा। मौद्रिक मूल्य से वास्तविक मूल्य प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसे अपस्फीति कहते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि मूल्य सूचकांक की सहायता से वास्तविक आय निकालने का सामान्य सूत्र क्या है। देखिए क्या बोला गया कि जो मूल्य सूचकांक है इसकी सहायता से वास्तविक आय निकालने का जो है सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा मौद्रिक आय बटे मूल्य सूचकांक गुणे 100 होता है। ये जो है आपका रियल आय यानी कि रियल इनकम निकालने का सूत्र होता है। तो ये याद रखिएगा, रियल इनकम अगर आपको निकालनी है तो इसके लिए आपको क्या यूज करना है, मनी इनकम, और बटे में हो जाएगा प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर और गुणे में हो जाएगा 100। तो ये आप लोग याद रखिएगा, रियल इनकम बराबर हो जाएगा यहाँ पर मनी इनकम और बटे में हो जाएगा प्राइस इंडेक्स गुणे 100। ये फार्मूला यूज करेंगे। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि मूल्य सूचकांक यानी कि जो वैल्यू इंडेक्स है इसका सूत्र क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू इंडेक्स की बात करूं तो इसका सूत्र होता है समेशन P1 Q1 और बटे में होता है समेशन P0 Q0 और गुणे में हो जाएगा 100। तो ये जो है वैल्यू इंडेक्स का सूत्र होता है जो कि विकल्प नंबर सी में आपको दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि समग्र व्यय विधि से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सूत्र क्या होता है। देखिए यहाँ पर समग्र व्यय विधि हुई तो जो लेशपेयर का सूत्र होता है वही आपका समग्र व्यय विधि का भी सूत्र होता है। तो ये याद रखिएगा, इसमें लेशपेयर का कौन सा सूत्र है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो लेशपेयर का ये दिया गया विकल्प नंबर डी में, ठीक है। लेशपेयर का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर होता है P1 और इसके अलावा Q0 समेशन में, ठीक है। और फिर आपका होता है समेशन P0 Q0 और गुणे में होता है 100। तो यही आप लोगों ने लेशपेयर का सूत्र पढ़ा है और यही आपका जो है समग्र व्यय विधि से जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होगा उसका सूत्र हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि परिवार बजट विधि से
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वो किस रूप में निकाला जाएगा। यहां पर जो मैंने आपको बताया ये समग्र व्यय विधि से है, तब तो ये लेस्पेयर के सूत्र के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर परिवार बजट विधि से आपको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकालना है, यहाँ पर यानी कि किसकी बात हो रही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो सूत्र यूज होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो आपका होता है समेशन IW बटे समेशन W, ठीक है। तो ये याद रखेगा, यानी कि ये जो है आपका भारित मूल्य जो है यहाँ पर इसके सापेक्ष माध्य निकाला जाता है, यानी कि विकल्प नंबर बी यूज करेंगे। भारित मूल्य सापेक्षों का माध्य जो होता है वो परिवार बजट विधि से जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को सामान्यतः किस नाम से भी जाना जाता है। तो जो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि जो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात हो रही है, CPI की बात हो रही है, तो इसको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जीवन यापन लागत सूचकांक, या फिर कहीं कहीं पर जीवन निर्वाह लागत सूचकांक लिख के मिल जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ये याद रखिएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। ये जो है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि लेशपेयर मात्रा सूचकांक का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर आपसे लेशपेयर मात्रा सूचकांक का जो है सूत्र पूछा जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लेशपेयर का जो सूत्र बनेगा, अभी मैंने आपको बताया था समेशन T1 टू 0 और बटे में होता है समेशन T0 टू 0 गुणे 100। तो ये जो है आपका लेशपेयर का मात्रा सूचकांक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए किस में दिया गया है, ये आपका दिया गया है विकल्प नंबर बी में, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सरल समग्र मूल्य सूचकांक सामान्यतः किस परीक्षण को संतुष्ट नहीं करता है। देखिए जो आपका यहाँ पर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड होता है, यानी कि सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस होता है, ये किसको यहाँ पर संतुष्ट नहीं करता है। तो याद रखिएगा ये आपका जो है इकाई परीक्षण यानी कि यूनिट टेस्ट को जो है यहाँ पर संतुष्ट नहीं करता है। कौन, सरल समग्र मूल्य सूचकांक यानी कि सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स जो है ये आपका यूनिट टेस्ट को जो है यहाँ पर संतुष्ट नहीं करता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि सूचकांक संख्याओं की एक प्रमुख सीमा क्या है। जो सूचकांक संख्याएं होती हैं इनकी एक प्रमुख सीमा क्या होती है। तो याद रखिएगा वे लगभग माप देते हैं। लगभग का मतलब जो सूचकांक होते हैं जो ये माप देते हैं ये अनुमान के आधार पर देते हैं, यानी कि यहाँ पर जो चयन किया गया भार है इससे प्रभावित भी हो सकता है। यानी कि आप यहाँ पर जो भार का चयन करते हैं, जो आधार वश लेते हैं, उसके आधार पर जो है मात्रा में परिवर्तन भी हो सकता है। तो सूचकांक की सीमा क्या है कि ये जो मान देते हैं ये आपका लगभग देते हैं, ठीक है। ये याद रखेगा, यानी कि अनुमानतः मान देते हैं, ठीक है। निश्चित मान बिल्कुल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य जो है वो 20 से बढ़ाकर 25 रुपए हो गया। पहले मूल्य 20 रुपए था, अब कितना हो गया है 25 रुपए। तो इसका मूल्य सापेक्ष, तो यहाँ पर आपको प्राइस रिलेटिव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्राइस रिलेटिव। और प्राइस रिलेटिव का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था अभी, करंट ईयर का मूल्य और बटे यहाँ पर हो जाएगा आधार ईयर का मूल्य, ठीक है, यानी कि पिछले वर्ष का मूल्य, और गुणे में आपका फॉर्मूला होता है 100। तो देखिए यहाँ पर 20 से बढ़कर कितना हो गया 25 रुपए। तो ये करंट का हो गया और ये पहले का मूल्य है, यानी कि 25 और बटे में कितना हो जाएगा 20 और गुणे में कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो 5 बार जाएगा और गुणा कर देंगे तो 25 पंचे 125 आ जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आपसे सीधे सीधे मूल्य सापेक्ष बोला गया तो आपने ज्ञात कर लिया। कभी कभी पूछेगा कि मूल्य सापेक्ष में कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि कितनी होगी, तो अगर यहाँ पर आपको मूल्य सापेक्ष में वृद्धि निकालनी पड़ती तो ये हो जाता 25%। कितना हो जाता 25, क्योंकि आधार वर्ष आपका कितना होता है 100 और 100 के ऊपर कितना दिया गया 25, तो इसका मतलब वृद्धि कितनी हो जाएगी 25% की हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे सीधे मूल्य सापेक्ष बोला गया इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपसे वृद्धि बोली जाती तो 25% आप बताते, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर कह रहा है कि आधार वर्ष की कीमत, अब की बार देखिए आधार वर्ष की कीमतें मतलब दो कीमतें दी गई हैं आधार वर्ष की, एक 10 है और एक 20 है। अगला कह रहा है कि वर्तमान वर्ष की कीमतें आपको 15 और 30 दी गई हैं। तो अब की बार आपसे कह रहा है कि सरल समग्र मूल्य सूचकांक कितना होगा। यहाँ पर जो है सरल समग्र मूल्य सूचकांक का मान जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर यहाँ पर मैं
मूल्य ज्ञात करूं तो अब सभी को पता है, देखिए अब की बार ये आधार वर्ष की कीमतें हैं, ये वर्तमान वर्ष की कीमतें हैं। तो पहले आपको पता है कि वर्तमान वर्ष की कीमत बटे आधार वर्ष की कीमत यूज करते हैं, तो इन दोनों का योग यहाँ पर योग यूज करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है सूत्र में होता है समेशन P1 और यहाँ पर होता है समेशन P0 और गुणे में होता है 100, ये फॉर्मूला होता है। तो समेशन P1 का मतलब यहाँ पर है कि करंट वर्ष ईयर के जो मूल्य होंगे उन सभी का योग, सिग्मा मतलब क्या है योग, तो इन दोनों का योग कर दीजिए, मतलब 15 प्लस 30 और बटे में आधार वर्ष के जो मान है उनका योग कर दीजिए 10 प्लस 20 और गुणे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आएगा 30 10 40 5 45 हो जाएगा और 20 10 कितना हो जाएगा 30, गुणे में कितना आ जाएगा 100। आप 0 से 0 काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो 15 3 45 यानी कि 15 आ गया और 15 का गुणा 10 में कर देंगे तो 150 मिल जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि 3 वस्तुओं के मूल्य सापेक्ष, यहाँ पर 3 वस्तुओं के मूल्य सापेक्ष दिए गए हैं और कह रहा है कि इनका सरल अंकगणितीय माध्य मूल्य सूचकांक, यहाँ पर कुल मिला के सरल अंकगणितीय माध्य आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो आपको माध्य निकालने के लिए पता है सभी पदों को जोड़ दीजिए, यानी कि 120 150 और 90 और बट्टे में जितने भी पद हैं उनसे भाग कर दीजिए। तो अब अगर आप इसको जोड़ दें तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए सभी के लास्ट में 0 है, फिर 9 5 14 14 2 मिलके हो जाएगा 16, यहाँ पर 1 और 1 मिलके 2 और 1 हासिल जो आएगा 3 मिलके 3। अगर इसको हम लोग भाग कर दें तो 3 1 कम 3 3 दूनी 6 और 0 यानी कि 120, ये विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन मिला है आपको। यहाँ पर P0 की वैल्यू दी गई है, P1 की वैल्यू दी गई है और Q0 की वैल्यू दी गई है, तो लेशपियर मूल्य सूचकांक कितना होगा। देखिए यहाँ पर दो मान दिए गए, तो कुल मिला के 2 वस्तुएं हैं, एक प्रकार से ये पहली वस्तु मान लीजिए, ये आप दूसरी वस्तु मान लीजिए। इसी प्रकार से ये आपकी पहली वस्तु हो जाएगी, ये दूसरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरह ये पहली वस्तु की मात्रा हो जाएगी और ये दूसरी वस्तु की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, लेशपियर मूल्य सूचकांक ज्ञात करना है। और लेशपियर मूल्य सूचकांक की बात करें तो मान क्या होता है P01 L, क्योंकि लेशपियर का सूचकांक है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है लेशपियर का, समेशन P1 और इसके अलावा Q0। ठीक है, लेशपियर का है और बटे में हो जाएगा समेशन P0 Q0 और गुणे में हो जाएगा 100। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर होता है। ठीक है, तो अब इसके अनुसार अगर हम लोग सॉल्व करें तो अब ध्यान दीजिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैं पहली वस्तु के लिए यहाँ पर बता देता हूँ। पहली वस्तु के अनुसार अगर आप ध्यान दें तो देखिए P0 इसकी वैल्यू कितनी होगी 2, इतना हो जाएगा। ठीक है, P1 की वैल्यू कितनी होगी, जो पहला वाला है वो देखिएगा सब में, बराबर 3 और इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा आपका Q0 बराबर कितना आ जाएगा 10। इसी तरह से सेकंड वाला आप ध्यान दीजिए, ये जो दूसरे वाले के लिए हो जाएगा ये सेकंड स्थिति हो जाएगी। ठीक है, सेकंड वाले की स्थिति में ध्यान देंगे तो ये आपका P0 बनेगा, कितना है आपकी बार यहाँ पर 4। इसमें ध्यान दीजिए तो P1 कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो Q0 कितना हो जाएगा 5। तो ये पहली वस्तु के लिए हो गया और ये दूसरी वस्तु के लिए हो गया। अब अगर यहाँ पर आप मान रखें तो ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, समेशन P1 Q0, समेशन P1 Q0। तो देखिए P1 आपका ये वाला है, Q0 ये वाला है। ठीक है, समेशन लगा है मतलब इनका योग चाहिए। तो पहले देखिए जब P1 Q0 करेंगे तो ये आएगा 3 और गुणे में कितना हो जाएगा 10, ये मैंने पहले वाले के लिए लिखा। अब समेशन लगा तो मतलब दोनों वस्तुओं का योग चाहिए, तो समेशन के लिए प्लस लगा दीजिए। अब दूसरे वाले का लिखिए 5 गुणे 5। ठीक है, तो ये समझ गए। इसी तरह से बटे में देखिए, अब बटे में क्या है P0 Q0, तो यहाँ पर देखिए P0 का मान कितना है 2 है और Q0 का मान कितना हो जाएगा 10। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे क्योंकि समेशन लगा है मतलब दोनों का योग चाहिए, पहली वस्तु के लिए भी और दूसरी वस्तु के लिए भी। अब यहाँ पर देखिए P0 का मान हो जाएगा 4 और Q0 का मान हो जाएगा 5, इतना आ जाएगा और गुणे में हो जाएगा यहाँ पर कितना 100। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सबसे पहले ये लिखना है, बस यहाँ पर फॉर्मूले में गलती नहीं करनी है, फिर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसका गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 30 और इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 25। बट्टे में ध्यान दीजिए यहाँ पर आ जाएगा 20 और 4 पंचे हो जाएगा 20, यानी कि इसको जोड़ देंगे तो 30 20 50 5 55 आ जाएगा। ठीक है, और बट्टे में ध्यान दीजिए 20 और 20 मिलके कितना हो जाएगा 40
और गुणे में आ जाएगा 100। यहाँ पर ध्यान दीजिए गुणे वाला पद आपका छूट गया है, ठीक है। एक मिनट, इसको देखिए यहीं पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा, गुणे 100, ठीक है। यहाँ पर 100 लिखना था, वो छूट गया था। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये 0 से आप 0 कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद अगर इसका आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 550/4। अब अगर इसको हम लोग 4 से भाग करें तो ध्यान दीजिए 4 एक कम 4 एक बार जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 4 तेई 12, इसके बाद 3 बचेगा तो ये 0 मिला के कितना हो जाएगा 30। 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी कि 137.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है ये लेशपियर मूल्य सूचकांक जो है वो यूज करना रहेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, सेम देखिए यहाँ पर मैंने पाश्चे का भी ले लिया है ताकि आपका रिवीजन तुरंत हो जाए। अब पाश्चे के सूत्र में क्या होता है, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो पाश्चे का जो सूत्र होता है ये आपका होता है समेशन, यहाँ पर होता है P1 Q1 और बटे में होता है समेशन P0 Q1 और गुणे में होता है 100। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। उसी तरह से ध्यान दीजिएगा, ये आपकी पहली वस्तु के लिए है मान, ठीक है। अब की बार मैं अलग नहीं लिख रहा हूँ, समझ लीजिएगा। और अगला वाला जो मान है वो आपका दूसरी वस्तु के लिए है, ठीक है। ये आपकी एक अलग वस्तु मान लीजिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर हम लोग P1 Q1 यूज करेंगे तो पहली वाली वस्तु में आपको देखना है सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर पहली वाले में देखेंगे तो P1 Q1 ये मान है आपका P1 का, ये Q1 का, मतलब 3 गुणे 8 यूज करना है। 3 गुणे 8 हो जाएगा, प्लस दूसरी वाली वस्तु के लिए देखेंगे तो 5 गुणे 6 हो जाएगा, 5 गुणे 6 हो जाएगा। बटे में आ जाइए, यहाँ पर कितना है P0 Q1। तो अब की बार आपको P0 देखना है और Q1 देखना है। तो पहला वाला देखिए 2 गुणे 8, ये हो जाएगा 2 गुणे 8। अगला वाला देखेंगे तो 4 गुणे 6, ये हो जाएगा 4 गुणे 6 और गुणे में हो जाएगा 100। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आएगा 8 त्रिक 24 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 30, बट्टे में ध्यान दीजिए 16 और ये हो जाएगा 4 छंग 24 और गुणे में हो जाएगा 100। इसको जोड़ेंगे तो 30 20 50 4 54 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो 24 36 10 40 फिर आ जाएगा बटे में और गुणे में हो जाएगा 100। तो यहाँ पर ये 0 से 0 आप काट दीजिए, फिर इसका आप गुणा करेंगे तो गुणा करने पर ये आएगा आपका 540/4, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर इसको भाग करेंगे, इसको 540 को, ठीक है, किससे भाग करना है यहाँ पर, अब की बार भाग करना है 4 से। तो जब 4 से भाग करेंगे तो ध्यान दीजिए 4 एक कम 4, अब की बार 1 बचेगा और ये 14 हो जाएगा। तो 4 तेई 12 और 4 पंचे 20, यानी कि इस बार जो मूल्य आएगा वो यहाँ पर 135 आ जाएगा सूचकांक, ठीक है। तो इस तरह से ज्ञात करना रहेगा। बस फॉर्मूला याद रखना है और मान रखते समय सावधानी रखनी है, ठीक है। मान में गलती नहीं होनी चाहिए, अगर मान उल्टा रख दिया तो यहाँ पर फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले नहीं बताए थे, ठीक है। इस तरह वाला बताया था आपको, शायद सेम क्वेश्चन ही बताया है। यहाँ पर आपको फिशर का सूचकांक ज्ञात करना है। तो फिशर का सूचकांक जो होता है वो लेशपियर और पाश्चे का क्या होता है, गुणोत्तर माध्य होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर आप रखेंगे 144 और पाश्चे का मान हो जाएगा 121। इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए बस। 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 12 और 121 का क्या हो जाएगा 11। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 132, यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर जो दिया गया आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ज्ञात करेंगे। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है 2 क्रमिक वर्षों के लिए लिंक सापेक्ष, यहाँ पर जो है ये 2 क्रमिक वर्षों के लिए आपको लिंक रिलेटिव का मान जो है वो दिया गया है। और फिर कह रहा है कि प्रारंभिक श्रृंखला सूचकांक आपका 100 हो। यहाँ पर प्रारंभिक श्रृंखला सूचकांक आपको बता दिया गया है 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अंतिम श्रृंखला सूचकांक कितना होगा, यहाँ पर आपसे अंतिम श्रृंखला सूचकांक पूछ रहा है। तो सीधे सीधे अगर मैं बात करूं यहाँ पर अंतिम श्रृंखला सूचकांक की, यानी कि इंडेक्स की, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया, अंतिम श्रृंखला सूचकांक बराबर, सबसे पहले देखिए 2 क्रमिक वर्षों के लिंक रिलेटिव। तो यहाँ पर आपको दोनों क्रमिक वर्षों के क्या यूज करने हैं, लिंक रिलेटिव दिए गए हैं। ये पहले वाले का है और ये दूसरे वर्ष का दिया गया है। और यहाँ पर प्रारंभिक श्रृंखला का सूचकांक दिया गया, तो आपको यूज क्या करना है, सबसे पहले आपको लिंक रिलेटिव यूज करना है। क्या यूज करना है यहाँ पर, लिंक रिलेटिव और श्रृंखला सूचकांक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 100 गुणे और यहाँ पर लिंक रिलेटिव आपका हो जाएगा 110, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे तो 100 गुणे 110 इतना और बटे में हो जाएगा यहाँ पर 100। इस तरीके से ये वाला मान हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हो जाएगा गुणे
और इसके अलावा जो दूसरा वाला दिया गया फिर से आप लिखेंगे 120 और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 100। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। बस देखिए 100 से ये 100 पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 11 गुणे 12 करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया था 132 आ जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये समझ गए कि नहीं? बस करना क्या है आपको, अंतिम श्रृंखला का सूचकांक जब ज्ञात करना है तो सबसे पहले यहाँ पर प्रारंभिक श्रृंखला का जो सूचकांक दिया था वो यूज करना है आपको। मैंने कितना रख दिया 100, ये प्रारंभिक श्रृंखला का सूचकांक हो गया। फिर गुणे, फिर यहाँ पर जो है आपको जो लिंक रिलेटिव दिया गया था लिंक रिलेटिव बटे 100 जो आधार वर्ष यूज करते हैं, और फिर दूसरा वाला लिंक रिलेटिव बटे यहाँ पर आधार यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अगला। इसमें देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पुरानी श्रृंखला में नए आधार वर्ष का जो सूचकांक है वो 125 दिया गया है। यहाँ पर जो है आपको पुरानी श्रृंखला में नए आधार वर्ष का सूचकांक दिया गया 125 और फिर कह रहा है कि किसी वर्ष का सूचकांक जो है वो आपका 150 है। तो नए आधार वर्ष का सूचकांक कितना होगा? यहाँ पर जो है आपको नए आधार वर्ष का सूचकांक चाहिए, नए आधार वर्ष का सूचकांक यानी कि इंडेक्स ज्ञात करना है। तो नए आधार वर्ष का अगर आपको सूचकांक ज्ञात करना है तो इसके लिए यूज क्या करेंगे आप, जो है किसी वर्ष का सूचकांक यानी कि 150, ये एक प्रकार से क्या हुआ आपका ओल्ड ईयर का सूचकांक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 150 है और नए आधार वर्ष का सूचकांक कितना दिया गया 125 और गुणे में कितना होता है 100। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर बेस शिफ्टिंग के लिए जब भी आपको नए आधार वर्ष का सूचकांक ज्ञात करना होगा तो जो पुराना वाला होगा वो यूज करेंगे और फिर नए आधार वर्ष का सूचकांक यूज करेंगे, यानी कि पुरानी श्रृंखला का जो नया आधार वर्ष का सूचकांक होगा वो यूज किया जाएगा और गुणे में हो जाएगा 100। फॉर्मूला याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए 25 पंचे 125 और ये हो जाएगा 25 चौको 100। अगर आप चाहें तो इसको भी काट दीजिए, 5 3 15, कुल मिला के 3 चौक 12 यानी कि 120 आ जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर बी जो दिया गया है आपका यहाँ पर 120 ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि मौद्रिक मजदूरी कितनी है 50,000 रुपए और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना है 125। तो वास्तविक मजदूरी जो है वो कितनी होगी? यहाँ पर जो है आपको रियल वेज ज्ञात करना है, यानी कि वास्तविक मजदूरी जो है वो आपको ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, वास्तविक मजदूरी बराबर मौद्रिक मजदूरी, यानी कि यहाँ पर जो है मनी वेज हो जाएगा और बटे में होता है आपका सीपीआई। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, यानी कि वास्तविक मजदूरी बराबर मौद्रिक मजदूरी बटे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो मौद्रिक मजदूरी कितनी है 50,000 दी गई है आपको, ये हो जाएगा। सीपीआई कितना दिया गया है 125 दिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा सॉरी यहाँ पर गुणे में 100 भी आपको यूज करना है। ठीक है, गुणे में हो जाएगा 100, इसको ध्यान दीजिए। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, बाकी 5 से अगर आप इसको काट दें तो 5 से कम 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा और 10 का गुणा 4 में कर देंगे तो सीधे सीधे आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पर 40,000। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर मान आ जाएगा 40,000 रुपए, यानी कि जो विकल्प नंबर बी दिया गया है 40,000 रुपए, तो ये यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर इसको ज्ञात करेंगे। इसके बाद आ जाइए अगला। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भार, ये आपको भार दिया गया है और ये आपको मूल्य सापेक्ष दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि परिवार बजट विधि से मूल्य सूचकांक कितना होगा। देखिए यहाँ पर जो आपको ये मूल्य सूचकांक मूल्य सापेक्ष दिया गया है, ठीक है, प्राइस, और ये भार दिया गया है। तो सबसे पहले तो इन दोनों का गुणा करना है आपको। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप ये निकाल लीजिए समेशन, इसको मैं आई डब्ल्यू लिख देता हूँ जो भी मैंने फॉर्मूला में बताया था। तो आई डब्ल्यू का मतलब इन दोनों का गुणा करना है, यहाँ पर ये डब्ल्यू भार हो जाएंगे और ये इनकम मान लीजिए। ठीक है, मूल्य सापेक्ष यहाँ पर हो जाएगा। तो अब देखिए इन दोनों का गुणा करना है। देखिए 120 का गुणा 4 में करिए तो यहाँ पर 120 गुणे 4 हो जाएगा, ये पहला, फिर प्लस लगाएंगे दूसरा वाला। देखिए 110 गुणे 3, फिर प्लस लगाएंगे अब तीसरा वाला, 90 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 3 और बटे में भार का योग, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है बटे में समेशन डब्ल्यू। तो यहाँ पर इन तीनों का योग कर देना है, यानी कि 4 + 3 + 3। तो अब अगर गुणा कर दें तो 12 चौक 48 आ जाएगा, एक जीरो लग जाएगा। यहाँ पर 11 3 33 हो जाएगा, जीरो लग जाएगा। 9 त्रिक 27 हो जाएगा, जीरो लग जाएगा। 4 3 7 3 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इन तीनों को ऐड कर दीजिए, जीरो हो जाएगा। 7 3 10 और 8 18 हो जाएंगे। 2 3 5 4 9
और एक मिला के 10 हो जाएगा। बट्टे में कितना है 10, 0 से 0 काट दीजिए, कितना आ जाएगा 108, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो दिया गया है 108, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको ज्ञात करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला अगला कह रहा है कि आधार अवधि का कुल मूल्य, ये आधार अवधि का जो है कुल मूल्य आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और वर्तमान अवधि का जो है कुल मूल्य, यहाँ पर सीधे सीधे कुल मूल्य दे दिया गया, तो कुल मिला के आपको समेशन P0 दिया गया है, और ये वर्तमान अवधि का मूल्य दिया गया यानी कि समेशन P1। तो यहाँ पर आपसे मूल्य सूचकांक जो है वो पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपसे वैल्यू इंडेक्स का मान जो है वो पूछ रहा है। तो अगर यहाँ पर आपको कुल मूल्य दे दिया गया है तो ये आधार अवधि का है, सीधे सीधे कुल मूल्य का मतलब आपको ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये Q1, और सूत्र होता है वैल्यू इंडेक्स का समेशन P1 Q1, और बटे में होता है समेशन P0 Q0। ठीक है, और गुणे में कितना होता है 100। तो अब मान रख देना है, बस ये वाला मान हो जाएगा आपका 250, और बटे में इसका मान हो जाएगा 200, और गुणे में दिया गया है 100। तो सीधे सीधे अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका 2 बार चला जाएगा, और इसके बाद जब 2 से आप इसको भाग करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कि ये मान आपका आ जाएगा 125। ठीक है, तो ये मूल्य सूचकांक आपको मिल जाएगा। अगला देखिए ये ध्यान रखिएगा, जो आपका सूचकांक वाला चैप्टर है इसमें आपके सूचकांक, दर और अनुपात से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यानी कि दर और अनुपात के क्वेश्चन भी आएंगे, तो कंफ्यूज मत होना कि ये कहाँ से आ गए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी नगर में एक वर्ष में 2400 जन्म और मध्य वर्ष जनसंख्या जो है वो 1,20,000 है, तो जन्म दर प्रति हजार कितनी होगी। बहुत ही सिंपल होते हैं, बस लैंग्वेज समझनी है बस केवल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज्ञात क्या करना है, जन्म दर, और जो जन्म दर ज्ञात करनी है वो प्रति हजार कितनी है। तो यहाँ पर 2400 जन्म हुए हैं, तो सीधे सीधे आप लिखेंगे 2400, और बटे कितनी जनसंख्या पर आपको निकालनी है जन्म दर, 1,20,000, तो 1,20,000 पर जो है आपको यहाँ पर जन्म दर निकालनी है, और गुणे में कितना यूज करेंगे 1000, क्योंकि प्रति 1000 पहले ही बोला गया है। तो सीधे सीधे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, इस जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। अब 12 से अगर इसको आप भाग करेंगे तो 12 दूनी 24, और ये एक जीरो था, जीरो लग जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर जो जन्म दर आएगी वो प्रति हजार कितनी आएगी, 20 प्रति हजार यहाँ पर आ जाएगी। इसको आप जब लिखेंगे आंसर में तो यहाँ पर जो है 20 प्रति हजार इसको बोला जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 20 प्रति हजार, यहाँ पर वैसे 20 दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि एक वर्ष में 900 मृत्यु और मध्य वर्ष की जो जनसंख्या दी गई है वो 60,000 दी गई है, तो मृत्यु दर प्रति हजार कितनी होगी। सेम उसी तरह है, केवल वहां पर जन्म दर निकालनी थी, अब की बार आपको मृत्यु दर निकालनी है। तो मृत्यु दर के लिए सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका 900, और बटे में मध्य वर्ष की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 60,000, और प्रति हजार बोला गया तो इसलिए यहाँ पर गुणे 1000। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 6 से इसको आप भाग करेंगे तो 6 कम 6 और 6 पंचे 30, कुल मिला के अब की बार कितना आ जाएगा 15 प्रति हजार आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं प्रति हजार इसलिए बार बार बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए वहां पर दो ऑप्शन दे दिए जाए, एक केवल 15 लिखा हो, एक 15 प्रति हजार लिख दिया जाए, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात कितना है, 7:5 है। कुल संख्या कितनी है 144 है, तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी। इसको आप अलग अलग तरीके से, मैथ के कितने सारे नियम है, कोई भी नियम लगा के इसको आप हल कर सकते हैं। एक तरीका है, देखिए दोनों का अनुपात दिया गया है, ये आपके यहाँ पर क्या है महिलाएं हैं और ये यहाँ पर जो है पुरुष हैं, तो दोनों का अनुपात दिया गया है। तो इनको चाहे तो आप मान लीजिए, आप एक की संख्या 7x मान लीजिए और दूसरे को आप मान लीजिए 5x, यानी कि ये आपके क्या हो गए मेल हो जाएंगे और ये यहाँ पर जो है फीमेल हो जाएंगी। कुल संख्या आपको बता दी गई है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 144। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12x बराबर 144। ठीक है, 12 से आप भाग कर देंगे तो सीधे सीधे 12, यानी कि x की वैल्यू आपको 12 मिल गई है। ठीक है, अब अगर आपको x मिल गया तो मैंने बताया था फीमेल की वैल्यू कितनी है 5x, तो अगर आप फीमेल निकालेंगे तो 5 गुणे 12 और 12 पंचे मिलके कितना हो जाएगा 60, यानी कि यहाँ पर जो है जो फीमेल की संख्या होगी वो कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, आप चाहे तो ये ना लगा के आप इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। आपको और आसान तरीका अगर चाहिए तो यहाँ पर अगर आपको फीमेल की संख्या निकालनी है तो देखिए फीमेल की संख्या में ये आपका पहले मेल दिया गया है, ये फीमेल है, तो यहाँ पर आप लिखिए फीमेल की संख्या बटे में कुल दोनों का कितना हो जाएगा 7 और 5 मिला के कितना हो जाएगा 12,
तो ये आपको जो 144 दिया गया था, इस 144 का 5/12 निकाल लीजिएगा। तो भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 बार जाएगा, और 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60। ये आप और आसानी से कर लेंगे, यहाँ पर कुछ मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो तरीका है, जो भी आपको आसान लगे वो यूज कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, अब की बार मेल और फीमेल नहीं बोला गया, केवल दो संख्याओं का अनुपात दे दिया गया और बोला गया है कि इसमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो दो संख्याएं हैं, फिर से आप उसी तरह से मान लीजिए, एक संख्या 3x है आपके पास, एक संख्या आपके पास 5x है, दोनों का योग आपको दिया गया है। तो कुल मिला के 3x प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा, 64। दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो 8x बराबर में दिया गया है 64। इसको अगर आप भाग कर देंगे तो 8 बार जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। अब आपको पता है छोटी संख्या यहाँ पर 3x होगी, ये बड़ी होगी 5x, तो x का यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 3 गुणे 8 मिलके कितना हो जाएगा, 24। ये आपको छोटी संख्या मिल जाएगी। अगर बड़ी बोलता तो इधर वाले में गुणा कर देते तो आपको बड़ी संख्या यहाँ से मिल जाती, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप निकाल सकते हैं। अगला देखिए, अगला यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर दिया गया है 4:x। इस 4:x को आप ऐसा लिख सकते हैं, 10:x दिया गया है, सॉरी 10:25 दिया गया, इसको आप ऐसा लिख दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x का आप इधर गुणा कर दीजिए, बाकी सब इधर ले आइए। देखिए 4 दिया गया था, ये 25 बटे में है, इधर आएगा तो गुणे में आ जाएगा, ये गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, इतना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बच्चे हम 25, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 2 गुणे 5 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 10। कुल मिला के विकल्प नंबर सी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि 8 श्रमिक जो है किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। 8 श्रमिक हैं जो कि किसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है कि समान दक्षता पर, यानी कि उसी क्षमता पर अगर 12 श्रमिक जो है वही कार्य कितने दिन में करेंगे। तो ये कितने दिन में जो है यहाँ पर करेंगे, ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो सीधे सीधे यहाँ पर क्या करिए, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, यानी कि 8 गुणे 15 जो है, क्योंकि समान दक्षता बोली गई, दोनों की दक्षता समान है, तो इन दोनों का गुणनफल जो होगा वो इसके गुणनफल के बराबर आएगा, ठीक है। तो x बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 गुणे 15 और बटे में हो जाएगा 12। तो यहाँ पर अगर आप इसको कैंसिल करना चाहें तो 3 चौक 12, 3 पचे 15 और 4 दूनी हो जाएगा 8। कुल मिला के x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है। तो ये जो आपके वृद्धि और दर वाले क्वेश्चन दिए गए थे वो मैंने थोड़े से ऐड कर दिए ताकि आपका रिवीजन यहाँ पर इससे हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगला कह रहा है कि किसी राशि में 200 से 500 की वृद्धि हुई। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, राशि में जो है 200 से 500 की वृद्धि हुई, तो प्रतिशत वृद्धि आपको निकालनी है। तो अगर आपको प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो सबसे पहले तो दोनों का डिफरेंस, यानी कि 250 माइनस 200, और कितने से वृद्धि हुई थी, 200 से बड़ी थी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 200 और गुणे में 100। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आप 250 से 200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, सीधे सीधे 2, इसको भाग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 25%, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि दर यानी कि रेट और अनुपात यानी कि रेशियो में सही अंतर कौन सा है। देखिए जब भी दर ज्ञात करनी होगी तो दर के साथ हमेशा आपको टाइम की जरूरत पड़ेगी, यानी कि समय की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अनुपात के लिए जो है समय की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि दर प्रायः अलग इकाइयों और समय के साथ यहाँ पर जो है जनसंख्या आधार को जोड़ती है। तो कुल मिला के यहाँ पर दर में जो है आपका समय यूज हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि किसी सूचकांक का मान 150 होने का सामान्य अर्थ क्या है। देखिए मान कितना है, 150 है, आप सभी को पता है ये अगर 150 है तो आधार वर्ष आपका कितना होता है, हमेशा हम लोग आधार वैल्यू कितनी रहती है, 100। तो अगर आप इसको घटा देंगे तो इसमें वृद्धि कितनी है, 50% की वृद्धि। तो आप बता सकते हैं कि आधार अवधि की तुलना में 50% की जो है वृद्धि है। तो ये इस प्रकार से बता सकते हैं कि आधार अवधि की तुलना में जो है इसमें क्या है, इसका मतलब 50% की वृद्धि है, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक किस प्रकार के संबंध की दिशा और मात्रा मापता है। तो कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक होता है ये रैखिक संबंध, जो आपका लीनियर रिलेशनशिप होता है, उस संबंध की जो है दिशा और मात्रा जो है वो मापता है, ठीक है। तो ये याद रखेगा। अगला कह रहा है कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की सीमा क्या होती है। तो कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की जो सीमा होती है वो -1 से +1 होती है। क्या होती है, -1 से +1 होती है। अगला कह रहा है कि r बराबर +1 किस स्थिति को दर्शाता है। तो अगर r का मान +1 है तो इसका मतलब यहाँ पर
पूर्ण धनात्मक रैखिक संबंध होगा। अगर पूर्ण ऋणात्मक रैखिक संबंध है तो इसका मतलब r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर -1 हो जाएगी। शून्य संबंध होगा तो इसका मतलब r की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला देखिए क्या रहा है, यहाँ पर देखिए वो दिया ही है, r बराबर -1 किसको दर्शाएगा, तो ये आपका पूर्ण ऋणात्मक रैखिक संबंध को दर्शाएगा। ठीक है, इसके बाद r बराबर 0 होने पर क्या होगा, r बराबर 0 होने पर रैखिक संबंध जो है वो नहीं है, अन्य प्रकार का संबंध संभव हो सकता है, यानी कि रैखिक संबंध नहीं है लेकिन किसी और प्रकार का संबंध जो है वो यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि रैखिक नहीं है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, और कोई संबंध हो सकता है लेकिन यहाँ पर रैखिक संबंध नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है, सॉरी यहाँ पर देखिए शायद कोई क्वेश्चन छूट गया, हाँ ये कह रहा है कि पियर्सन सहसंबंध गुणांक का सह प्रसरण के रूप में सूत्र क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा r बराबर क्या होता है, कोवेरियंस x y और बट्टे में होता है आपका सिग्मा x और सिग्मा y। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कहाँ दिया गया, ये देखिए विकल्प नंबर सी में दिया गया है, कोवेरियंस x, y, सॉरी ये नहीं है आपका, सी नंबर पे नहीं होगा, डी में होगा, यहाँ पर बीच में प्लस लगा हुआ है। ठीक है, गुणे होता है, तो ये वाला सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि सह संबंध गुणांक पर मूल परिवर्तन और धनात्मक पैमाना परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि सह संबंध में अगर कोई चीज जोड़ी या घटाई जाए या फिर गुणा या भाग किया जाए तो यहाँ पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा इन दोनों से जो सह संबंध होता है ये पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ पर क्या होगा, कोई प्रभाव जो है इसका नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए कह रहा है कि r बराबर इतना है तो निर्धारण गुणांक यानी कि r स्क्वायर कितना होगा, सीधे सीधे इसका वर्ग कर दीजिए, बस इसका वर्ग करेंगे तो 8 × 64.1 अंक पे था तो वर्ग करने पर 2 अंक पे लग जाएगा, कुल मिला के विकल्प नंबर सी आ जाएगा, ये आपको r स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि बिना समान रैंक यानी कि अगर रैंक समान नहीं है तो स्पीयरमैन का रैंक सहसंबंध सूत्र क्या होता है, आप सभी को पता होगा, रो बराबर 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर बटे में होता है n स्क्वायर -1। जब रैंक समान नहीं होती है तब ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये जब तब यूज करते हैं जब रैंक समान नहीं होती है, लेकिन अगर मान लो रैंक समान है, रैंक समान होने पर यही फॉर्मूला फिर ऐसा हो जाएगा, रो बराबर 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस करेक्शन फैक्टर और बटे में हो जाएगा n स्क्वायर -1। तो ये याद रखिएगा, अगर रैंक समान नहीं है तो ये फॉर्मूला आएगा, अगर रैंक समान होती है तो उसमें एक करेक्शन फैक्टर जुड़ जाता है, और जो ये आपका करेक्शन फैक्टर जुड़ता है यानी कि सुधार कारक, इसका मान होता है आपका m³ - m/12। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं m स्क्वायर -1/12। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प में दिया गया है, ध्यान दीजिए, ये विकल्प नंबर ए में आपको दिया गया है फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर कह रहा है कि रैंक सहसंबंध में समान रैंक, अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि समान रैंक होने पर किस पद सुधारक को जोड़ा जाता है। तो अभी मैंने बताया यहाँ पर यहाँ पर ये नहीं दिया गया, ध्यान दीजिए, ये दिया गया डी नंबर पे m³ - m/12। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है m³ - m/12 ये आपका जो है यहाँ पर क्या होता है, सुधार कारक होता है। ठीक है, जिसे करेक्शन फैक्टर बोला जाता है, या फिर आप इसकी जगह पर इसे ऐसा भी लिख सकते हैं m स्क्वायर -1/12। ठीक है, तो ये विकल्प नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि यदि दोनों क्रमों में सभी रैंक बिल्कुल समान हो, यहाँ पर जितनी भी रैंकें हैं अगर वो सभी समान होंगी तो रो का मान जो होता है वो प्लस होता है, +1 होता है, क्योंकि अभी जो आपको फार्मूला बताया गया वो क्या बताया गया, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर बटे में n स्क्वायर -1 होता है। तो जब रैंक समान होगी सभी की तो उस स्थिति में समेशन डी स्क्वायर आपका 0 हो जाता है, और अगर ये पद आपका 0 हो जाएगा तो उस स्थिति में रो का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा रैंक समान होने के लिए। अब इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि यदि एक क्रम दूसरे क्रम का ठीक उल्टा हो तो स्पीयरमैन यहाँ पर कितना होगा। तो अब की बार याद रखिएगा यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, -1। देखिए ये दोनों आपको याद हो जाने चाहिए। पहला क्या मैंने बताया कि अगर यहाँ पर सभी की रैंक बिल्कुल समान है
तो इसका मान क्या होगा 0 यानी कि 1 होगा। ठीक है, अगर रैंक समान है तो मान 1 होगा। और अगर यहाँ पर जो है एक क्रम जो है दूसरे क्रम का ठीक बिल्कुल उल्टा है तो उस समय जो स्पीयरमैन का मान होगा वो -1 होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है कि n बराबर 5 और समेशन डी स्क्वायर। देखिए ये जो मान दिया जाता है ये हमेशा आपको दिया नहीं जाएगा, कभी कभी क्या होगा इसकी जगह पर रैंक दी जाएंगी अलग अलग, ये आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर तो डायरेक्ट दिया गया है, हो सकता है भी आगे क्वेश्चन मिले। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है फॉर्मूला, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर लगा सकते हैं 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर और बटे में होता है n स्क्वायर -1। तो इसके अनुसार देखिए ये हो जाएगा 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर का मान हो जाएगा 10 बटे में देखिए n का मान कितना है 5 गुणे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए n स्क्वायर -1 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा और 25 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। कुल मिला के 6 चौको 24, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 दूनी 10 कैंसिल कर सकते हैं और इसको भी आप काट सकते हैं, 2 एक कम 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये आएगा 1 - 1/2 यानी कि 1 - 1/2 का मतलब 0.5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, यानी कि इसका विकल्प नंबर ए आपका जो दिया गया 0.5। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन है, n का मान दिया गया, डी स्क्वायर दिया गया और ये ज्ञात करना है। तो ये अब मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आप सभी लोग स्वयं सॉल्व करिएगा। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर देखिए इसमें रैंक दे दी गई है, तो जब रैंक दे दी जाएगी तो सबसे पहले अब आपको डी निकालना है। डी निकालने के लिए आपको करना क्या है, देखिए डी निकालने के लिए होता है यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो रैंक 1 माइनस रैंक 2, मतलब दोनों की रैंकों का जो है डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये 1 है और ये 1 है, तो 1 से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। दूसरा देखिए 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 से 3 घटाना है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो चाहे आप माइनस में घटा के लिख दीजिए चाहे प्लस में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से अगर आप -3 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि बाद में वर्ग ही करना है, वैसे भी वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 3 से आप इसको घटा दीजिए, 3 से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, 4 से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। कुल मिला के डी की वैल्यू मिल गई। अब आपको चाहिए डी स्क्वायर। डी स्क्वायर के लिए देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, +1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा। अब अगर आप समेशन डी स्क्वायर ज्ञात कर लें तो सभी को जोड़ देना है, तो 0 और 1 सब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आपको वही सूत्र लगा देना है, यानी कि रो बराबर 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर बटे में हो जाएगा n स्क्वायर -1। तो ये हो जाएगा 1 - 6 इंटू, देखिए समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, n का मान कितना है, देखिए कितनी रैंकें दी गई 4, तो n का मान कितना यूज करेंगे 4। यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा और 16 से 1 अगर आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो ये आपका कट जाएगा 2 दूनी 4, इसको आप काट देंगे तो 2 तिहाई 6 और 3 पच्चे 15, यानी कि 1 - 1/5। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये मान जो है इतना मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आएगा आपका 1 माइनस, इसमें आप दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, तो ये 5 दूनी 10। कुल मिला के 1 से आप 0.2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.8, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो अगर रैंक दी गई तो ऐसे करना है, और रैंक नहीं दी गई है तो डायरेक्ट जो भी मैंने बताया वो वाला तरीका फिर आपको लगा लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोला गया, यहाँ पर x का मान दिया गया और y का मान दिया गया और कह रहा है कि यहाँ पर पियर्सन r कितना होगा, यानी कि कुल मिला के आपको सह संबंध r का मान आपको बताना है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो r का मान जो होगा वो आपका +1 हो जाएगा। अब ये आप लोग कैसे जानेंगे, देखिए आपको सह संबंध में पढ़ाया गया था कि जब भी यहाँ पर तो मान में परिवर्तन एक ही दिशा में हो, जो परिवर्तन है अगर वो एक ही दिशा में हो रहा है तो वो कैसा परिवर्तन, वो वहां पर संबंध होता है धनात्मक संबंध होता है, तो आप सभी को पता है। और अगर यहाँ पर एक में परिवर्तन विपरीत हो तो कैसा संबंध होता है ऋणात्मक। तो यहाँ पर अगर आप x में ध्यान दें तो इसका मान जो है बढ़ रहा है 1 2 3, और फिर y में ध्यान दें ये भी आपका बढ़ रहा है 2 4 6, उसी क्रम में जैसे ये आपका 1 2 3 बढ़ रहा था उसी तरह से ये 2 4 6 बढ़ रहा है, बिल्कुल सेम क्रम में। तो यहाँ पर दोनों के मान बढ़ रहे हैं, कुल मिला के अगर आप x बढ़ाएंगे तो y का मान बढ़ रहा है। तो कुल मिला के एक के बढ़ने से जब दूसरा बढ़ता है तो कैसा होता है आपका पूर्ण धनात्मक होता है, और पूर्ण धनात्मक की स्थिति में r का मान हमेशा +1 होता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1 2 3, लेकिन यहाँ पर y ध्यान दें तो पहले 6 था
फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, यानी कि ये घट रहा है और ये एक मान आपका बढ़ रहा है। तो अब की बार विपरीत संबंध है, और विपरीत संबंध होगा तो r का मान कितना हो जाएगा -1, क्योंकि ऋणात्मक सह संबंध बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, यहाँ पर r की वैल्यू कह रहा है, तो इसके लिए तो फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है समेशन एक्स वाई बटे में हो जाएगा अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। बस इसमें आपको मान रख देना है। देखिए इसका मान कितना दिया गया 30, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अंडर रूट में आ जाइए, इसका मान कितना है 50 और गुणे इसका मान कितना दिया गया 20, तो ये आ जाएगा 30 बटे में ध्यान दीजिए ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि ये आ जाएगा 1000। तो कुल मिला के बट्टे यहाँ पर ध्यान दीजिए 1000 दिया गया, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग 31 दशमलव के आसपास आएगा। ठीक है, 31.6 के आसपास, और इससे अगर इसको आप भाग करेंगे तो 0.949 के आसपास आपको मान मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगला, देखिए यहाँ पर कोवेरिएंस दिया गया है, सिग्मा एक्स दिया गया है, सिग्मा वाई, आर की वैल्यू पूछ रहा है। इसका भी आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है। फार्मूला क्या होता है, कोवेरिएंस एक्स कॉमा वाई बट्टे में होता है सिग्मा एक्स और इनटू में होता है सिग्मा वाई। सबके मान रख दीजिए। इसका मान दिया गया 12, सिग्मा एक्स का मान है आपका 3 और इसका मान दिया गया है 4। तो कुल मिला के 3 चौक 12 से ये 12 कट जाएगा, सीधे सीधे आपको यहाँ पर मान मिल जाएगा 1। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या दिया गया, देखिए ये भी सेम फॉर्मूले पे है। ठीक है, यहाँ पर कोवेरिएंस दिया गया सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, आर का मान बताना है। तो ये अब आपका SW हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो मैंने फॉर्मूला बताया वही यूज करिएगा। फिर कह रहा है कि दो प्रतिगमन रेखाएं किस बिंदु से होकर गुजरती हैं। तो दो प्रतिगमन रेखाएं हमेशा x बार और y बार जो यहाँ पर दिया गया है इससे होकर यहाँ पर गुजरती हैं। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला दिया गया है कि y का x पर प्रतिगमन गुणांक जो b वाई एक्स है, इसका सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है r सिग्मा वाई बटे में होता है सिग्मा एक्स, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए किसमें दिया गया है, r सिग्मा वाई बटे सिग्मा एक्स आपको ये दिया गया है C नंबर पे। ठीक है, इसी तरीके से ध्यान दीजिए। अगला आपकी बार आपसे यहाँ पर b एक्स वाई का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो सेम यहाँ पर हो जाएगा r, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स और बटे में हो जाएगा सिग्मा वाई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कहाँ दिया गया, ये आपको दिया गया है ये r बराबर r इंटू सिग्मा एक्स और बटे में हो जाएगा सिग्मा वाई, यानी कि विकल्प नंबर डी में हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि दो प्रतिगमन गुणांकों के गुणनफल और यहाँ पर सह संबंध में क्या यहाँ पर संबंध होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है आपका जो आर स्क्वायर होता है वो दोनों का गुणनफल होता है, यानी कि जो विकल्प नंबर बी दिया गया आपका ये सही हो जाएगा। आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि आर स्क्वायर बराबर बी वाई एक्स और इनटू में होता है बी एक्स वाई। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको स्क्वायर हटा के इधर अंडर रूट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि दोनों प्रतिगमन गुणांकों के चिन्ह कैसे होते हैं। दोनों प्रतिगमन गुणांकों के चिन्ह कैसे होते हैं, तो याद रखिएगा हमेशा समान होते हैं। मतलब अगर आपको बी वाई एक्स दिया गया है, बी एक्स वाई दिया गया है, तो याद रखिएगा इसका मान प्लस, इसका मान प्लस और इसका मान भी कितना होगा प्लस, ये माइनस और ये आपका माइनस हो जाएगा। इनके चिन्ह कभी भी विपरीत नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो दोनों जो है इनके क्या होते हैं, चिन्ह समान होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसका विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि प्रतिगमन गुणांक के परिमाण के बारे में सही कथन क्या है। कि जो प्रतिगमन गुणांक होता है इसके परिमाण के बारे में जो है सही कथन क्या है। कह रहा है कि यह सदैव -1 और +1 के बीच होता है। फिर कह रहा है कि यह कभी ऋणात्मक नहीं होता है, यह 1 से अधिक हो सकता है। ये याद रखिएगा, प्रतिगमन गुणांक जो है वो कुछ कंडीशन में 1 से अधिक जो है हो सकता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला, देखिए यहाँ पर बी वाई एक्स दिया गया, ये दिया गया, आर कितना होगा। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट यहाँ पर बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, दोनों का गुणा कर देना है 0.8 और 0.45 गुणा करेंगे आप इसका। तो ध्यान दीजिए 8 पंच 40 हो जाएगा, 8 चौक 32, 4 36 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव यहाँ पर, 2 पे यहाँ है तो 3 पे दशमलव लग जाएगा। कुल मिला के 0.6 ये आ जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर डी यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा 0.6। इसके बाद देखिए अगला,
यहाँ पर ध्यान दीजिए सेम चीज है, लेकिन अब की बार देखना है क्या है, चिन्ह दोनों के माइनस में है, तो आर का मान भी क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। इन दोनों माइनस माइनस का गुणा करेंगे तब तो आपका ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में दिया गया है, और इसका गुणा जब आप इससे करेंगे तो ये भी माइनस में है, तो ये मान तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, लेकिन आपका मान माइनस में ही आएगा। अभी मैंने बताया था कि मान सभी के समान होते हैं, तो गुणा करेंगे तो 12×3 = 36 हो जाएगा, फिर 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा -0.6, -0.6, यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रतिगमन गुणांकों का युग्म असंभव है, यानी कि इनमें ऐसा कौन सा मान है जो असंभव है। देखिए देखते ही आप बता देंगे कि ये वाला मान कभी भी संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ध्यान दीजिए, ये प्लस में दिया गया है और ये माइनस में दिया गया है, और मैंने अभी आपको बताया कि दोनों प्रतिगमन गुणांकों के चिन्ह जो होते हैं वो हमेशा समान होते हैं, कभी भी विपरीत नहीं होंगे। तो इसको तो आप देख के ही बता देंगे कि यहाँ पर ये युग्म जो है वो असंभव है। ठीक है, अगला देखिए, बी वाई एक्स दिया गया है, आर दिया गया है, इसका मान पूछ रहा है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, बी वाई एक्स बराबर आर सिग्मा वाई इंटू सिग्मा एक्स, इतना होता है। ठीक है, तो आपको इसका मान निकालना है, यानी कि सिग्मा वाई बटे सिग्मा एक्स का मान चाहिए। तो आर कहाँ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा इसके, यानी कि बी वाई एक्स बटे आर। अब इनके मान रख दीजिए, इसका मान है 1.5 और आर का मान है आपका 0.75। ठीक है, तो ये मान आपको दिया गया है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, सीधे सीधे आपका 2 बार चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। ठीक है, इतना ये आ जाएगा। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर अगर ध्यान दें तो ये y का x पर जो है सरल रेखा प्रतिगमन समीकरण किस रूप में होगा। देखिए y का बोला गया है तो इसका मतलब y बराबर शुरू होगा हमेशा, जो y का बोला गया है तो पहले y वाला पद आएगा, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। ये सिंगल y दिया गया, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर प्लस लगा, ये भी नहीं होगा, बस एक ही बच्चा, यही सही हो जाएगा। y माइनस वाई बार बराबर बी वाई एक्स, और इंटू में हो जाएगा आपका x माइनस एक्स बार। अगला देखिए, अगला यहाँ पर देखिए x का मान y बार ये दिया गया है, और y का जो है आपसे अनुमानित मान पूछ रहा है। यहाँ पर किसका अनुमानित मान पूछा जा रहा है, y का अनुमानित मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान दे दीजिएगा। तो जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, यानी कि y माइनस वाई बराबर बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, यही फार्मूला लगा दीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई बार का मान आपको दिया गया है 20 बराबर बी वाई एक्स का मान कितना है 2, फिर x माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिए x का मान भी दिया गया है, तो x का मान कितना है, ये दिया गया 13, ये हो जाएगा, और x बार का मान है 10। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, y माइनस 20 बराबर, ध्यान दीजिए 13 से 10 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, y बराबर ये 20 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखिए, यहाँ पर दिया गया है y बराबर 5 + 2x, ये आपको समीकरण दिया गया है, और y का x पर प्रतिगमन समीकरण दिया गया है, x की वैल्यू दी गई है और y का अनुमान पूछ रहा है। सीधे सीधे y बराबर 5 + 2x का मान रख दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 8, जुड़ के कितना आ जाएगा 13, यानी कि विकल्प नंबर बी जो आपका दिया गया है 13, ये यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला भी सेम वही है, x का आपकी बार दिया गया, y का मान दिया गया, x पूछ रहा है, तो ये अब आपको करना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो जो सेम रहता है वो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि r बराबर 0 होने पर दोनों प्रतिगमन रेखाएं किस रूप में होती हैं। तो जब r बराबर 0 होता है तो दोनों प्रतिगमन रेखाएं जो होती हैं वो परस्पर लंबवत होती हैं, यानी कि उनके बीच का कोण कितना होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री की स्थिति में ये कंडीशन बनती है, y का मान जो होता है y बार के बराबर होता है, और x का मान जो होता है वो x बार के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखिएगा, r बराबर 0 होने पर ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो होगी, क्योंकि इनके बीच का कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अगला कह रहा है कि r बराबर +-1 होने पर, तो जब +-1 होगा तो दोनों रेखाएं परस्पर समपाती होंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, तो दोनों रेखाएं जो है वो एक दूसरे से मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों रेखाएं जो है वो एक दूसरे से मिल जाएंगी जब r का मान +-1 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि न्यूनतम वर्ग विधि में प्रतिगमन रेखा किस राशि को न्यूनतम करती है।
न्यूनतम वर्ग विधि में जो है जो प्रतिगमन रेखा होती है ये किस राशि को न्यूनतम करती है, तो याद रखिएगा कि ये जो है अवशेषों के जो वर्ग का योग होता है, जो अवशेष होते हैं उन अवशेषों के वर्गों का जो योग होता है उसको ये यहाँ पर जो है वो न्यूनतम करती है। तो ये याद रखिएगा, न्यूनतम वर्ग विधि में जो प्रतिगमन रेखा होती है ये अवशेषों के वर्गों का जो योग होता है उसको मिनिमम यानी कि न्यूनतम करती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि अवरोध सहित सरल रैखिक प्रतिगमन में अवशेषों का योग सामान्यतः कितना होता है। अगर अवरोध है तो उस समय जो सरल रैखिक प्रतिगमन में अवशेष का योग होगा ये सामान्यतः कितना होता है, तो याद रखेगा इसका मान कितना होता है, 0 होता है। ये आप लोग याद रखेगा, अवरोध सहित यहाँ पर प्रतिगमन में सामान्य समीकरणों के कारण जो मान आता है वो 0 आता है। ये कुछ मान है जो याद कर लीजिए, इनको कैलकुलेशन से मत यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला कह रहा है कि y का x पर प्रतिगमन ढाल, देखिए y का x पर कह रहा है यानी कि y(x) की बात हो रही है। ठीक है, तो जब यहाँ पर इसका मान ज्ञात करेंगे और यहाँ पर x के विचरण यानी कि प्रसरण के रूप में, तो फॉर्मूला होता है कोवेरियंस x, y और बटे में होता है यहाँ पर वेरियंस ऑफ x। ठीक है, क्योंकि x के विचरण के रूप में ज्ञात करना है। ठीक है, इसके पहले जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया है वो ऐसा था, ध्यान दीजिए, by(x) बराबर कोवेरियंस x, y, ये मैंने किसी पहले वाले वीडियो में बताया है, और यहाँ पर होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया है, ये शायद नहीं बताया था, लेकिन याद रखिएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर जो होता है वो वेरियंस एक्स के बराबर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बट्टे में वेरियंस एक्स इसमें दिया है, लेकिन को वेरियंस एक्स, वाई यानी कि विकल्प नंबर बी जो है आपका ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो को वेरियंस जो होगा आपका एक्स, वाई और बट्टे में कितना हो जाएगा, वेरियंस ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि प्रतिगमन रेखा, ये आपको एक प्रतिगमन रेखा दी गई है और इसमें कह रहा है कि अवरोध जो है वो ए का सूत्र क्या होगा। यहाँ पर अवरोध ए का जो है आपसे सूत्र बोल रहा है। देखिए आपको दिया क्या गया है, y बराबर a प्लस बी एक्स, इतना दिया गया है। अगर आप यहाँ से a का मान निकालें तो यहाँ पर a का मान अगर निकालेंगे तो ध्यान दीजिए ये y आपको दिया गया है, bx आपका इधर आ जाएगा, तो माइनस bx जब भी अवरोध निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस समय इसको यहाँ पर बार के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो a बराबर y बार माइनस bx यानी कि विकल्प नंबर डी जो आपको दिया गया है ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर r दिया गया है, सिग्मा x दिया गया है, सिग्मा y दिया गया और by(x) पूछ रहा है आपसे। तो by(x) बराबर क्या होता है, r, और इनटू में होता है सिग्मा y और बट्टे में होता है सिग्मा x। तो r का मान है आपका 0.5, सिग्मा y का मान कितना दिया गया है 10 और सिग्मा x का मान कितना है 4। तो ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा 5 बट्टे में 4, 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 आएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 यानी कि 1.25 यहाँ पर मिल जाएगा आपको। अगला देखिए यहाँ पर r दिया गया, by(x) दिया गया, bxy का मान आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। ये तो सिंपल सा फार्मूला है, r स्क्वायर बराबर क्या होता है, by(x) और इंटू bxy। ठीक है, तो अब इसका यूज करके आप लोग स्वयं हल कर लीजिएगा, ये अब आपका HW हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी सेम है, ये भी अब आपको करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि सह संबंध और प्रतिगमन में सही अंतर कौन सा है, दोनों में सही अंतर क्या है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो विकल्प नंबर डी में दिया गया सह संबंध जो होता है आपका ये सममित होता है, क्योंकि यहाँ पर x और y के बीच हम लोग संबंध ज्ञात करते हैं तो ये यहाँ पर सममित होता है। लेकिन प्रतिगमन जो होता है ये दिशात्मक होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके x और y जो होते हैं इसमें एक आश्रित चर होता है, एक स्वतंत्र चर होता है और ये दोनों निश्चित होते हैं। तो आश्रित और स्वतंत्र निश्चित होने के कारण यहाँ पर ये दिशात्मक हो जाता है। तो कुल मिला के सह संबंध जो होगा आपका ये सममित होगा और प्रतिगमन जो होगा वो दिशात्मक होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि प्रतिगमन गुणांक पर मूल और पैमाना परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रतिगमन जो है आपका ये मूल यानी कि जोड़ने और घटाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इससे प्रभावित होता है। तो कुल मिला के मूल में परिवर्तन से अप्रभावित होता है और पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित हो जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि y का मानक विचलन, यहाँ पर आपको y का मानक विचलन दिया गया, r का मान दिया गया
और y के अनुमान की मानक त्रुटि, देखिए फार्मूला पहले से ही बोल दिया गया है, y की अनुमान की मानक त्रुटि जो है 1 माइनस आर स्क्वायर, इसका मान चाहिए। अब फार्मूला दिया गया है तो सिग्मा y का मान कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो 0.36 आ जाएगा 36, यानी कि ठीक है 5 गुणे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 0.64, ये आएगा 5 इंटू वर्गमूल निकाल लेंगे तो 8 आ जाएगा, गुणा कर देंगे तो 4.0 यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि निर्धारण गुणांक आर स्क्वायर इतना है तो यहाँ पर प्रतिगमन ढाल धनात्मक, यानी कि आर का मान आपको चाहिए, जो मान दिया गया है बस आपको इसका यहाँ पर अंडर रूट निकाल लेना है बस, यानी कि 0.81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0.9 आ जाएगा, बस यही यहाँ पर इसका मान हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि उच्च सहसंबंध मिलने पर कारण कार्य संबंध के बारे में कौन सा निष्कर्ष उचित है। तो याद रखिएगा कारण कार्य संबंध के बारे में कौन सा निष्कर्ष उचित है, तो याद रखिएगा कि उच्च सहसंबंध अकेले जो है ये कारणता सिद्ध नहीं कर सकता है। तो ये याद रखिएगा, आपका जो सहसंबंध होता है ये अकेले कभी भी कारणता जो है यहाँ पर सिद्ध नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसके मैंने लगभग यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन आज बता दिए हैं। अब कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो है हार्ड लेवल के कल मैं क्वेश्चन आप सभी को कराऊंगा। धन्यवाद।